मकसद ये था कि मैं गुजरात लगातार आती रहती हूँ, 2002 में भी आई थी, 10 साल हो चुके उस बात को। 14 जनवरी को मैं जब गुजरात आई, अहमदाबाद के अनहद के ऑफिस में बैठी थी, तो मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, हम लोग साथ काम करते हैं, वकार काजी आपके शहर के ही हैं। उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब गोधरा जा रहे हैं सद्भावना करने, और सुना है कि हमारे बहुत करीबी दोस्त भी वहां जाने वाले हैं। तो 15 की सुबह 5 बजे हम लोग गाड़ी में बैठे और गोधरा पहुंच गए, अपने दोस्तों को बुलाया, बातचीत की, तो पता चला कि बाकायदा पुलिस और कलेक्टर साहब के हाथ से संदेश जा रहे हैं लोगों को कि सीएम साहब आ रहे हैं सद्भावना के लिए, आपको आना जरूरी है। आप रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं इसलिए आना जरूरी है, आप किसी मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इसलिए आना जरूरी है। तो उनको अपनी सद्भावना दिखाने के लिए कुछ मुसलमान दिखने वाले लोगों की जरूरत थी। एक तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उस देश का प्रधानमंत्री बनने का, जिसकी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जेल के अंदर से माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों के नाम कि मेरे बाप मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, और 2 और लोग हैं जो आपके विरुद्ध मीटिंग में शामिल थे, उनके ये नाम और पते हैं, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री कभी अंग्रेज से माफी मांग के जेल से बाहर आया हो, वो ये सपने देख रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा हिंदुस्तान का, और वो हमसे सवाल पूछता है कि तुम गोधरा का क्या करने जा रहे हो। गोधरा की पुलिस 10 किलोमीटर दूर, आपको गोधरा जाने की इजाजत नहीं है। क्यों भाई? कोई गुजरात कोई हिंदुस्तान से, भारत से अलग हो गया? गुजरात आने के लिए क्या अलग पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई अब हम लोगों को कि गुजरात आना हो तो वीजा लेके आए कि भाई वहां नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर गुजरात जाना है तो पहले अपने पासपोर्ट पे वीजे का ठप्पा लगाओ, नहीं तो ना गुजरात आ सकते हो और ना गोधरा आ सकते हो। ऐसी कौन सी मुसीबत थी? गोधरा में ऐसा क्या हो रहा था? या नरेंद्र मोदी आज ये जो आपके सामने स्टेज पे लोग बैठे हैं, उनसे इतना डरने लगा? किस बात का डर है? असल में डर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लूंगी, गुजरात में ही काम करते हैं, उन्होंने फोन पे कहा अरे आप नहीं जानती। तो दोस्तों, उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप नहीं जानती, मोदी आपसे डरता है, और मोदी डरता है इसीलिए आपको गिरफ्तार करना चाहता है, इसीलिए आपको गिरफ्तार किया। बात यह है जो मैं यहाँ कहने आई हूँ कि जब तक आप डरते रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे। जब आप अपने दिल से डर निकालेंगे, जब आप खड़े होके कहेंगे कि हमको जुल्म बर्दाश्त नहीं, कि हम ऐसी घटिया सरकार को चलने नहीं देंगे, कि हम अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं इन वैशी लोगों के सामने, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका डर निकल जाएगा, और वो जो सत्ता में बैठा है झूठ बोल के, वो आपसे डरेगा। आपको अपनी ताकत समझनी होगी। ये कायर है, आप ये समझ लीजिए कि ये कायर है। ऐसी पार्टी, ऐसी उनकी पूरी परंपरा है कि इमरजेंसी के दौरान जितने जेल गए थे सब के सब वापस आ गए माफिया मांग के। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, मेरे अब्बा ने 4 साल जेल काटी है अंग्रेज की, 4 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे हैं, उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, तो मेरे भाई ने 6 महीना जेल काटी, उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो यहाँ पे आके आपको धमकाते हैं, उनको एक बार गिरफ्तार करके देखिए। तो गड़िया को राजस्थान में गिरफ्तार किया था, उसकी सपोर्ट में खड़े होने को 6 लोग नहीं आए थे। आप किन से डरते हैं? ये सरकारी पुलिस से डरते हैं आप? इस सरकारी वर्दी से आप डरते हैं कि पुलिस की वैन आ गई तो हम घर से नहीं निकलेंगे? आपको लगता है कि हिंदुस्तान को आज़ादी ऐसे ही मिल गई? आज़ादी मिलने में आपके पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं, आपके पूर्वजों ने कुर्बानी की है।
आपके पूर्वजों ने अपना खून बहाया है, इसलिए आज हिंदुस्तान आज़ाद है। हिंदुस्तान इसलिए आज़ाद नहीं है कि मोदी जी के पूर्वज जो थे वो कुछ कर रहे थे। मोदी के पूर्वज और आरएसएस के पूर्वजों ने सिर्फ अंग्रेजों के साथ समझौता किया। उन्होंने इस देश के लिए कभी खून नहीं बहाया। इस देश की आजादी में आपका हाथ है, आपके पूर्वजों का हाथ है। आप इस देश के बराबर नागरिक हैं। अगर आप डरते रहेंगे, और डर आज भी है गोधरा में, वो दिखाई दे रहा है। 20 दिन लड़के हमने ये परमिशन ली है। परमिशन देने को तैयार नहीं थी पुलिस। रोज पूछिए हनीफ भाई से, सुबह शाम दोपहर, सुबह आना, दोपहर आना, शाम को आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना। 15 दिन 20 दिन के बाद परमिशन मिलने के बाद अगर यहाँ खचाखच ना भरा हो तो ये शर्म की बात है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने दिल से डर नहीं निकालेंगे। मोदी तब तक आपके सर पे हावी रहेगा, तब तक आप अपना सर ऊंचा करके उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेंगे। ये कहेंगे कि तू कातिल है, तुमने पहले पूरा षड्यंत्र रचा गोधरा में, उसके बाद गोधरा के षड्यंत्र को इस्तेमाल करके पूरे गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्ल किया, पूरे गुजरात में 2 लाख मुसलमानों को बेघर किया। और बेघर करने वालों में आम गुजराती नहीं था, ये समझ लीजिए। जो राजू भाई ने बात कही वो बहुत जरूरी बात है समझने की, कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब आदमी, ये जरूर हो सकता है उसको बहका दिया गया हो थोड़े वक्त के लिए, लेकिन वो आपके साथ है। गुजरात का सारा गरीब आदमी एक साथ है। गुजरात के सारे गरीब आदमी की, सारे पिछड़े वर्ग की लड़ाई एक लड़ाई है। चाहे वो आदिवासी की लड़ाई हो, चाहे वो औरत की लड़ाई हो। इस प्रदेश में जिसको बहुत डेवलप्ड गुजरात का नारा देता है नरेंद्र मोदी, यहाँ पे अगर आप देखें कि 5 साल से बच्चों में कितनी और लड़कियों की मौत होती है, तो वो हिंदुस्तान में ऊपर से 27वें नंबर पे आता है। मैल न्यूट्रिशन में ऊपर से, नीचे से 5वें नंबर पे आता है। आप इंटरनेशनल हंगर रिपोर्ट उठा के देखिए गुजरात की, कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? वो सड़कें जो केंद्र के पैसे से बनी है, नेशनल हाईवेज बना के कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, या वो मॉल्स जो किसानों की जमीन हड़प के उस पे आपने मॉल खड़ी कर दी, उसको डेवलपमेंट कहते हैं? 5000 किसानों ने आत्महत्या की है गुजरात में। अखबार नहीं लिखते वो बात अलग है, आरटीआई डाल डाल के ये पूरी इंफॉर्मेशन निकाली गई है, और जो अनहद के पास मौजूद है, कोई भी मीडिया वाला चाहे कभी भी आके उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। 5000 किसानों ने, जब मोदी सारी दुनिया में कह रहे हैं मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, उस वक्त इस देश में इस प्रदेश में 5000 किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं। और हम उसकी चमक वाली जो वो तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीर देख के हम कहते हैं चलो हम भी चले, जाके उसकी सद्भावना में हम भी दाढ़ी टोपी लगा के वहां जाके बैठ जाएं और ये बताएं कि मुसलमान उसके साथ है। शर्म आनी चाहिए। ऐसा वहशी इंसान जिसने गोधरा के लोगों का जीना दूभर कर दिया, जिसने मासूम लोगों को 9 साल जेल में रखा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन खातून बीबी का दर्द मुझे सोते में भी दिखाई देता है। 3 नौजवान बच्चे, उनको 9 साल जेल में सड़ाया है मोदी ने। किस लिए? और बाद में 9 साल के बाद एक में भी इतना सा भी कसूर नहीं मिला। उनके 9 साल कौन लौटाएगा? खातून बीबी के 9 साल कौन लौटाएगा? उस औरत ने भीख मांगी है आपके शहर की सड़क पे, ताकि उसकी घर की बहुओं को जाके बाहर काम न करना पड़े। 9 साल भीख मांग के अपने पोते पोतियों को उन्होंने खाना खिलाया। आप खातून बीबी को भूल जाएंगे और जाके मोदी के सद्भावना में शामिल हो जाएंगे। जो भी गए थे, मुझे नहीं पता कौन गया था, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो नहीं गए होंगे, लेकिन जो गया था उसको ये संदेश जरूर दे दीजिएगा कि बिकने वाले हर कौम में होते हैं, लेकिन इतना नीचे गिर जाना कभी उनको रास नहीं आएगा। हम यहाँ उस दिन यही कहने आ रहे थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि सद्भावना वहां नहीं यहाँ होगी, लेकिन मोदी को डर था, इसलिए उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी बहुत लंबी है, सिर्फ 10 साल की नहीं है, कहानी है तकरीबन 75 साल की। जब आरएसएस की स्थापना हुई, जब ये बीज बोया गया नफरत का कि हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान नहीं रहने देंगे बल्कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। याद रखिए, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी
उस वक्त भी 2 धाराएं थी। एक धारा वो थी, 3 धाराएं थी। एक धारा वो थी जो कहती थी नहीं नहीं मुसलमान तो अलग है, मुस्लिम लीग, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। दूसरी धारा ये थी कि हम तो इसको हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे। लेकिन तीसरी धारा वो थी जिसने कहा कि हमको एक लोकतांत्रिक देश चाहिए, हमको एक ऐसा देश चाहिए जहां पे हर धर्म के लोग रह सकें, जहां पे हर भाषा बोलने वाले लोग रह सकें, जहां पे औरतें, मर्द, बच्चे, हर कोई रह सके। कोई भी आप भाषा बोलते हो, आप औरत हो, मर्द हो, आप चाहे तमिलनाडु से आए हो या कश्मीर से आए हो या कन्याकुमारी से आए हो, आपको इस देश में, इस देश का संविधान बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन उस बराबरी का सपना आरएसएस और संघ परिवार ने नहीं देखा था, ये आपको समझना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये गोधरा जो कि एक पूरे देश में एक सिंबल बन चुका है, एक ऐसी राजनीति का जिसने नफरत फैलाई है और जिसने लोगों के दिलों में दरार पैदा की है। हमारी ये अपील है कि इसी गोधरा से आज पूरे गुजरात में हम ये संदेश दें कि आगे से कोई भी राजनेता धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों में दरार ना पैदा कर पाए। आज से हम किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पंडित हो, हम कोई भी भाषा बोलते हो, हम मुसलमानों में भी किसी तबके के हो, सुन्नी हो, शिया हो, बड़े सारे हैं, मुझे सब याद नहीं रहते, हम सब एक साथ मिलके एक नए गुजरात की स्थापना करना शुरू करें। एक ऐसा गुजरात जहां हर एक को बराबरी हो, ऐसा गुजरात जहां पे झूठ बोल बोल के हर वक्त ये ना कहा जाए कि डेवलपमेंट हो रहा है जबकि आधा गुजरात भुखमरी में रह रहा हो। एक ऐसा गुजरात जहां से फरेबी हटा सकें, एक ऐसा गुजरात जहां से हम नफरत हटा सकें और ये समझ सकें कि सिर्फ नए लिबास पहनने से नफरत नहीं हट जाती, सिर्फ सर पे टोपी पहनने से या पगड़ी पहनने से या गले में एक शॉल डालने से मोदी जी सेकुलर नहीं हो जाएंगे। आपको उनको हराना ही होगा, आपको एक नई राजनीति की तरफ जाना ही होगा जहां पे नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं उनको अब गद्दी से हटाया जा सके, उनके फरेब को एक आम गुजराती के सामने लाके रखा जा सके, एक आम दलित, एक आम आदिवासी, एक आम औरत को बताया जा सके कि ये आदमी और इसकी सत्ता कितनी झूठी है और कितनी घिनौनी है। हमारी अपील है कि आज हम गोधरा को एक नए रूप में देखें और यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, आपके मंच पे भी हर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं और आपके बीच भी कम नंबर जरूर हो सकता है लेकिन आपके बीच दलित भी बैठे हैं, आदिवासी लोग भी बैठे हैं, महिलाएं हिंदू जाति की भी हैं, मुसलमान की भी हैं। मेरी आपसे ये अपील है कि यहाँ से आज से हम ये एक संकल्प लेके निकलें कि इस बार ऐसी शक्तियों को वापस हम आने वाले 1 साल के अंदर जिता के लाएं जो नफरत ना फैलाएं, जो लोगों को ना बांटे, जो धर्म की राजनीति ना करे, जो हमारे संविधान को मानती हो और हमारे संविधान जो कहता है उस पॉलिटिक्स को, उस राजनीति को आगे लेके जाए। मैं एक नारा लगाना चाहती हूँ आपके साथ, आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि गांधीनगर तक पहुंचे। हर जोर जुल्म की टक्कर